लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम अपडेट का काम कर रहे थे, ठीक है ना, जिसपे हमने सिंपल अपडेट काम किया था और डिलीट का काम भी कर लिया था। फिर हम बटन जो है सिंगल बटन की बेस के ऊपर एक सिंगल फॉर्म को यूज करते हुए डेटा को इंसर्ट और अपडेट करना दोनों देख रहे थे, ठीक है। बटन तक हमने काम कर दिया था, उसकी इनपुट फील्ड्स में क्या शो होना चाहिए किस केस में, वो चीज भी हमने हैंडल कर ली थी। अब हमारा मेन काम जो था वो कहाँ पे करना रह गया था, पीएचपी के कोड में, कि बटन की वैल्यूज की बेस के ऊपर हम पीएचपी के कोड में कैसे चेंज करेंगे कोड को, कि कब अपडेट का कोड चलना चाहिए और कब इंसर्ट का कोड चलना चाहिए, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है कोड की। इस पर टेस्ट 1 पे हम लोगों ने लगाया हुआ था वो फॉर्म, जहां पर हमने दो बटन लगाया था एक, और उनकी वैल्यूज को क्या किया था, चेंज किया था। अब इन वैल्यूज की बेस के ऊपर क्या करना है, मुझे ऊपर चेंजेस करने हैं। कैसे कि वैसे अगर हम चेक करें तो हम किसकी बेस पे मेन चेक करते हैं कि बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो वो वाली वैल्यू लेने के लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर नेम की बेस पे वो चीज चेक करेंगे कि अगर तो ये वाला इंडेक्स, सबमिट का इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या हो कि हमारा नीचे वाला कोड चलना चाहिए। और नीचे कौन सा कोड चलना चाहिए, इंसर्ट का चलना चाहिए या फिर अपडेट का चलना चाहिए, वो किसकी बेस पे डिसाइड होगा, ये जो वैल्यू दी है। कि अगर तो वैल्यू अपडेट है तो फिर क्या हो, नीचे अपडेट की क्वेरी चल जाए, और अगर तो वैल्यू जो ऐड डेटा की है तो फिर इंसर्ट वाला कोड चल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आकर ऊपर चेंजेस करेंगे, ऊपर वाली अपनी कोड में चलते हैं कि आप मुझे लिखवाएं कि कहाँ पर चेंजेस बन सकते हैं। आप यहाँ हमने अपलोड का कोड किया हुआ है, किधर जाके मैं चेंज करूंगी अगर मुझे यही काम इंसर्ट के लिए भी करना है। मैंने अभी आपको बताया कि क्या करेंगे, सिंपली हम कंडीशन लगाएंगे, अगर तो वैल्यू अपडेट की होगी तो फिर नीचे अपडेट की क्वेरी चल जाएगी, और अगर तो वैल्यू जो है वो ऐड डेटा हो तो फिर इंसर्ट वाली क्वेरी चल जाए। और दोनों आप लोगों ने काम किए हैं, मेथड सेम वही है, वैल्यूज फेच करना, क्वेरी चलाना। तो अब मुझे यहाँ पर लिखवाएं कि हम वो काम कैसे करेंगे। जी अस्मारा मरियम, आप बताएं मुझे। रोल नंबर 20। मैं दोनों कंडीशंस को कैसे हैंडल करूंगी? यस मैम। हाँ जी, मैं यहाँ पर कंडीशंस को कैसे हैंडल करूंगी? मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैंने सुना नहीं आपने ओके, क्या मैं कह पूछा रही है। थी कि यहाँ पर ये हमने एक बटन लगाया था, ठीक है, इनपुट का। और इनपुट में हमने क्या किया, वैल्यूज जो थी ना वो चेंज करती थी, कि अगर तो कोई रिफ्रेश करके पेज पे आए या डायरेक्टली पेज ओपन करे तो उसको इंसर्ट का बटन शो होना, ऐड डेटा का बटन शो होना चाहिए, और वो वैल्यूज जब इंसर्ट करेगा तो फिर वो वाली जब वैल्यूज लिखेगा इनपुट फील्ड में तो वो इंसर्ट होनी चाहिए। और अगर अपडेट यानी दूसरे पेज से आए, जो शो इन्फो वाला पेज था जिसपे टेबल लगा हुआ था, तो फिर उसे क्या वैल्यूज भी शो होनी चाहिए इनपुट फील्ड में, और बटन अपडेट वाला शो होना चाहिए। तो हमने वैल्यूज की बेस के ऊपर क्या करना था, कंडीशन सेट करनी थी कि अगर तो वैल्यू अपडेट है तो फिर हमारा अपडेट की क्वेरी चलनी चाहिए, और अगर वैल्यू ऐड डेटा है तो इंसर्ट की क्वेरी चलनी चाहिए। तो इसको कंडीशन में कैसे, इस कंडीशन को मैं कैसे ऊपर लिखूंगी, वो चीज आपने मुझे बतानी है। मैम इसमें मैम बटन पे और जो फील्ड है उन पे कंडीशन को हैंडल करेंगे। वो तो कर लिया ना, वो तो लास्ट लेक्चर में हमने किया। यस अभी मैम। पीएचपी का कोड भी तो करना है ना उसकी बेस पर। यस मैम। तो कैसे, जो मैंने अभी बोला है आप उस कंडीशन को कैसे लिखोगे, इफ एल्स कैसे कंडीशन लगाते हो, क्या लगता है माइंड में, क्या चीज करनी चाहिए हमें यहाँ पे?
वैल्यू की फिलहाल बेस। माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बिलाल रोल नंबर 17। जी बिलाल, रोल नंबर 17। मैंने सबको कहा था ना कि आज के लेक्चर में मैंने सबसे टेस्ट लेना है, प्रिपेयर नहीं करके आए कोई भी। मोहम्मद उस्मान रोल नंबर 33, आप बताएं। यस मैम। हम यहाँ पर कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्या माइंड पे आता है? मैम ये इफ की कंडीशन में आके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इस अगर तो सबमिट पे क्लिक हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। जी तो बिल्कुल। फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वो हमने जो इफ एल्स के नीचे थ्रू नीचे आई होगी सेट होगी कि जो चेक करेगा कि दूसरे पेज से आया कि इसी पेज से आया। अगर वो डायरेक्ट इसी पेज से आएगा तो ये मैम एड डाटा वाली वैल्यू होगी, नहीं तो वो एडिट वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे। फिर वो वैल्यू चेक करेंगे, अगर तो वैल्यू एडिट वाली होगी तो अपडेट वाली होगी तो फिर वो अपडेट वाला कोड चलेगा, अदरवाइज वो एड वाला कोड चलेगा। जी बिल्कुल ठीक है, गुड। बाकी सबको समझ आई है बात कि हमने यहाँ पर इफ एल्स लगाना है और उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर लगाना है, ठीक है ना? अभी इन्होंने बिल्कुल मेरी बात ही रिपीट की है जो मैंने बात कही है। सिंपल आप लोगों को ये चीज देखनी है, इस कोड को देखकर ये चीज आनी चाहिए ना कि अगर मैं कहाँ पर इफ एल्स को हैंडल करूं कि मेरा वो वाला कोड चल जाए जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि क्या चीज है जो दोनों केसेस में हमारे पास आ रही है। अभी तो मैंने सिर्फ कितनी फील्ड्स ली हैं, यहाँ पर सिर्फ एक रोल नंबर की है, इमेज की है और नेम की है, 3 फील्ड्स हैं। वैसे तो आपके पास यूजर में के केस में भी और प्रोडक्ट के केस में भी काफी ज्यादा फील्ड्स होती हैं। तो जो कॉमन फील्ड्स हैं आप लोगों ने क्या करना है, उनको यहाँ पर ऊपर ही रहने देना है, क्योंकि हमने ये तो लाजमी चेक करना है कि बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। फिर बाकी चीज बाद में है कि क्या वैल्यू आई है। पहले चेक किया कि बटन पे क्लिक हुआ, ये सबमिट का इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या करो, नीचे वाला काम करो। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाली जो हिडन आईडी यहाँ पर दी गई है, क्या हमें इंसर्ट के केस में इस आईडी की जरूरत होगी? नो मैम। नहीं होगी, ठीक है। हमें इंसर्ट के केस में आईडी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस आईडी को मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लेती, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से कट कर लेती हूँ। मुझे सिर्फ ये कब चाहिए, जब मेरा अपडेट का कोड चलना चाहिए, तो मैं इसे अपडेट का कोड जो मेरा ब्लॉक होगा उसके अंदर ही लिख दूंगी। ठीक, अब रोल नंबर क्या है वो मुझे चाहिए होगा। जी मैम। जो रोल नंबर है वो ऐसी चीज है कि वो मुझे इंसर्ट के केस में भी चाहिए और जो नेम है वो भी मुझे इंसर्ट और अपडेट दोनों के केस में चाहिए। तो इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, ये दो ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एक प्रोडक्ट की बात करते, अगर उसके केस में ये काम कर रहे होते तो फिर क्या होता, प्रोडक्ट प्राइस, उसका नेम, उसकी क्वांटिटी, अगर डिस्क्रिप्शन ले रहे होते, ठीक है, उसकी कैटेगरी आईडी, ये सारी चीजें क्या थी, ये सब की सब कॉमन थी। तो ये वो सारी फील्ड्स क्या होती, ऊपर ही लिखी होती। क्यों? क्योंकि वो दोनों में कॉमन थी, तो 2 दफा लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इमेज भी ऐसी चीज है जो दोनों में यूज होगी, लेकिन इमेज की बेस पे हमने क्या किया हुआ है, इमेज की बेस पे हमने कंडीशन सेट की हुई है कि उस चीज ने इंसर्ट होना है या नहीं होना, या फिर उस चीज ने अपडेट होना है या नहीं होना, अगर इमेज सिलेक्टेड है या नहीं है, उसकी बेस पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, कि अगर इमेज नहीं सिलेक्टेड तो फिर क्या हो कि हमारा कोड फर्दर मूव ना करे, या इमेज जो है वो अपलोड नहीं हुई तो फिर भी क्या हो, हमारा कोड ना चले, ना ही इंसर्ट का ना अपडेट का। तो इसकी बेस पे, क्योंकि हमने अपनी क्यूरी सारी इसकी बेस पे हैंडल की हुई है, इस वजह से इस कोड को हम रिपीट कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये भी कोई सिंगल वेरिएबल होता, खाली ये जो पाथ का वेरिएबल सिर्फ मैं बनाती, इसकी बेस पे कोई कंडीशन ना सेट कर रही होती, तो फिर इसे भी मैं ऊपर लिख लेती। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो कोड है, ये ब्लॉक अगर आप इसको देखो तो ये ऐसा ब्लॉक है जो सिर्फ किसके केस में चलना चाहिए, अपडेट के केस में चलना चाहिए। और इसी तरह से, इसी तरह का एक
और ब्लॉक होगा जिसमें क्यूरी कौन सी होगी, यहाँ पर इंसर्ट की होगी, उसको इंसर्ट के केस में चलना चाहिए। तो इस पूरे ब्लॉक को मैं सिंपली क्या कर दूंगी, एक इफ की जो है स्टेटमेंट लिखकर उसके ब्लॉक में लिख दूंगी। क्लियर है सबको? यहाँ पर आकर सिंपल मैंने क्या करना है, यहां तक मेरा ये ब्लॉक बन रहा है ना इफ का। क्लास कहां तक, इफ का ब्लॉक मेरा कहां तक जा रहा है, ये तो दूसरी एल्स की आगे ना, इस एल्स तक मेरा क्या बन रहा है, इफ का कोड बन रहा है। तो अगर अब मैंने इस चीज को इफ एक और इफ में लिखना है, वो मैं कैसे लिखूंगी, क्या कंडीशन सेट करूंगी? जी आप बताएं, यहाँ पर क्या कंडीशन लिखनी थी मैंने? उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? आपके अलावा कोई, उस्मान के अलावा कोई मुझे बताइए बात, वैल्यू को कैसे हम कंपेयर करेंगे? जी क्लास कैसे कर सकते हैं? अपने आंसर्स लाजमी दिया करें, मैंने आपको पहले भी कहा है, गलत है सही है आंसर लाजमी किया करें। क्या लगता है आपके माइंड पे कुछ तो होगा, गलत है तो क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी, अगर सही है तो वैसे बाकी सबको समझ आ जाएगी आपके आंसर से। वैल्यू कैसे कर सकते हैं, क्या लगता है? अच्छा अगर हमने वैल्यू किसी भी फील्ड की उठानी थी या वैल्यू चेक करनी थी तो हम कैसे करते थे, ये तो मुझे बताएं, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि अगर मैंने किसी फील्ड की वैल्यू लेनी थी तो मैं कैसे लेती हूँ? ये तो हमने किया हुआ है काम, अभी तक करते आए हैं, स्टिल यहाँ पर भी हुआ है। अगर मुझे किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू लेनी थी तो वो काम मैं कैसे करती? मैम वो ग्रेटर देन 0 कर मतलब अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो वैल्यू नहीं, वैल्यू अगर मुझे किसी चीज, किसी भी एलिमेंट जो मैंने नीचे यूज किया हुआ है, मेरे केस में इनपुट फील्ड है, तो उसकी अगर मुझे वैल्यू लेनी थी तो मैं कैसे फेच करती थी उसे? मैम हम लोग PHP इको करवा देते थे वैल्यू के अंदर, हाँ वो इस तरह करते हैं, करते थे। वैल्यू करते हैं, नहीं वैल्यू फेच करने का मेथड ये नहीं है, ये देखो उसकी नेम की बेस के ऊपर मैं वैल्यू फेच कर सकती हूँ ना, $_ और रोल नंबर किया, तो ये स्टेटमेंट पूरी क्या दे रही है, रोल एक्चुअली नंबर दे रही है, उसकी वैल्यू दे रही है ना इस फील्ड की, सिर्फ वैल्यू उसको दे रही है। फेच करने के लिए मैंने क्या किया, रोल नंबर यहाँ पर लिखा है, और ये रोल नंबर $_ के अंदर लिखने से क्या है, एक अरे के इंडेक्स में अगर आप कोई वैल्यू लिख दो नंबर, तो वो क्या करता है बेसिकली, जब आप ये काम करते हो कि आपकी एक अरे रो है और रो में आकर यहाँ पर 1 लिख देते हो, इस चीज को इको कराते हो, तो वो क्या देता है कि 1 पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आपको रिटर्न कर देगा, यानी इस इंडेक्स की वैल्यू ही देता है ना बेसिकली। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इधर $रोल जो है यहाँ पर रोल नंबर $_ के थ्रू जब इसको फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली इसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, $रोल के पास, इस वेरिएबल के पास $_ रोल नंबर देने से ये जो रोल नंबर इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तो मैंने किसी की वैल्यू लेनी हो तो मैं सिंपली ये काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर तो मुझे वैल्यू किसी के इक्वल करनी हो तो आप कैसे करते हो, कोई वेरिएबल आपके पास होता है, उस वेरिएबल के थ्रू अगर आपने वैल्यू इक्वल करनी हो तो आप कैसे करते हो, ये नहीं लिखते a इक्वल्स b तो हमारी कंडीशन जो है वो चल जाए। अगर आपके पास a में 10 पड़ा हुआ है, b में भी 10 पड़ा हुआ है, और आपकी कंडीशन क्या चलनी चाहिए, जब दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आप ऐसे करते ना a डबल और उसके बाद b। तो इसी तरह से हम सेम ये काम करेंगे, या तो इंडेक्स लिख लो, ठीक है, या फिर क्या कर लो, इस तरह से
ये पूरी स्टेटमेंट लिख लो, या वेरिएबल लिखो या पूरी स्टेटमेंट लिखो। अब हमने किसकी बेस के ऊपर चेक करना है वैल्यू, क्या स्टेटमेंट थी, नीचे देखो तो क्या ऐसी चीज है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। वो कोई इनपुट फील्ड नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक बटन है जिसकी वैल्यू मैंने लेनी है। तो उस बटन का कोई नेम तो है ना, उस इनपुट फील्ड का। इस इनपुट फील्ड का क्या नेम है, जो बटन मुझे शो कर रहा है वहां पर, उसका नेम है सबमिट। जिस तरह से मैंने इस सेट में चेक किया कि $_post सबमिट ये इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी तरह से मैं इस पूरी स्टेटमेंट के थ्रू उसकी वैल्यू भी चेक कर सकती हूँ ना। यहाँ पर मैं आऊंगी ये, और इक्वल इक्वल्स क्या करना है मुझे, अगर किसके इक्वल हो, ये अपडेट के इक्वल हो, तो फिर क्या चले, ये मेरा अपडेट वाला कोड चले। यहाँ ये तक स्टेटमेंट दोबारा बता दें। जी, यहाँ पर ये जो मैंने आपने स्टेटमेंट की बताई, ये स्टेटमेंट क्या बात कर रही हूँ। यस मैम, ये जो इफ पोस्ट सबमिट जो है ना, इक्वल इक्वल्स टू अपडेट, ये वाली। ये स्टेटमेंट सिंपली ऐसे है कि जिस तरह आप बात करते हो, आपके पास 2 वैल्यूज हैं, आपने उनको इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, जी ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है। अगर आप लोग ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पर आपने कंडीशन क्या लगाई हुई है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कुछ इको करा दिया, ABC को करा दिया। अब मुझे बताएं, ए और बी, इनको मैंने कंपेयर करना है, इनकी वैल्यूज को, तो क्या ये वे ठीक है जो मैंने यहाँ पर लिखा है? नो, ठीक है, गलत नहीं है। मैम कंडीशन ठीक है, लेकिन वो उसके इक्वल तो नहीं ना होगा, नहीं है, नॉट, कंडीशन वो नहीं ट्रू आएगी नहीं, अगर। तरीका जी ठीक है, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसी तरह ओके, से सेम मेरे केस में मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर करनी थी बटन की वैल्यू। तो बटन की वैल्यू कैसे मेरे पास आ सकती थी, $_post, मेरी एक अरे थी, उसमें इंडेक्स क्या बन रहा था, सबमिट का। ये जो पूरी लाइन है ये मुझे क्या देती है, बेसिकली इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो मुझे दे देगी, ठीक है ना। अगर तो मैं इसी चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूं, अगर ये चीज हो जाए $A, तो ये क्या करेगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां पर चली जाएगी, इस $A के पास चली जाएगी। और अगर वेरिएबल में नहीं स्टोर कराती तो क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट जहां पर भी मैं लिखूंगी ये वैसे ही मुझे उसकी वैल्यू दे देगी, ठीक है। मुझे स्टोर नहीं करा रही, क्योंकि मुझे आगे कहीं पर इसे यूज ऐसे नहीं करना। आप डायरेक्ट भी यूज करो या प्रोग्रामिंग सिंपल आप डायरेक्ट यूज करो, या फिर उस पूरे स्टेटमेंट को लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया, लेकिन काम तो इसका यही हो रहा है ना कि इसके पास वैल्यू कोई आ रही है, $_post, और ये इसके पास कोई वैल्यू है। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराओ या इको करो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और वो दोनों काम किस लिए हैं, वेरिएबल में स्टोर कराओगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, आपको चाहिए हो मे बी, और अगर आप इको करो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपने यूजर को दिखाना है स्क्रीन पर। तो हमारे केस में क्या है, हमने सिंपल इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर इफ में अगर मैं लिख दूं इफ, तो क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट क्या करिए, इसके पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने उसको क्या करना है, इक्वल्स इक्वल्स, क्या ये वैल्यू जो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर लिख रही हूँ उसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किन वैल्यूज से इसको चेक करना था, मेरे बटन को मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी थी, या तो दी थी अपडेट की, ठीक है, एक यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू दी थी अपडेट, और दूसरी वैल्यू मैंने क्या दी थी ऐड डेटा। तो मैंने इन 2 के अगेंस्ट क्या करना था, चेक करना था। मैंने पहले इफ की कंडीशन में क्या लिख दिया, क्या ये चीज इसके इक्वल है
क्या यहाँ पर $_post सबमिट करने से जो सबमिट वाला इंडेक्स है इस अरे के अंदर, उसके पास जो भी वैल्यू आ रही है क्या वो अपडेट के इक्वल है? अगर तो वो अपडेट के इक्वल है तो फिर अपडेट के कोड में चले जाओ, क्योंकि जब भी हमने बात की है अभी तक, अगर आप लोगों ने गौर से लेक्चर्स सुने हैं तो उसमें क्या बात की है कि हमने कुछ भी लेना हो, किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू लेनी हो या कोई वैल्यू फेच करनी हो, तो हम $_post उसके मेथड के साथ क्या कर देते हैं, उस फील्ड का नेम दे देते हैं। तो उस हम नेम देते ही इसलिए हैं क्योंकि नेम से उसका इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स की बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को बेसिकली फेच करते हैं। अगर इनपुट फील्ड को देखो तो इनपुट फील्ड में यूजर जो है वो वैल्यू एंटर करता है, ठीक है ना, वैल्यू जो है वो यूजर एंटर करता है। और अपडेट के केस में हमने क्यों ये वैल्यू खुद से लिखी थी, क्योंकि जो पीछे से वैल्यू आ रही थी हम उसको स्टोर करा रहे थे। हमें पता है कि अगर हम इस नेम को फेच करेंगे ना, नेम को यूज करने से इसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से सबमिट, ये जो इनपुट टाइप सबमिट थी, इसके नेम को मैंने अगर यूज किया तो उसकी बेस पे ये जो वैल्यू है मैं इसको गेट कर सकती हूँ। तो इसको गेट कर लिया मैंने, $_post नेम सबमिट दे दिया, और उसकी वैल्यू चेक करने के लिए कि वो किसके इक्वल है, मैंने एक दफा ये अपडेट उसके साथ लिखा, और दूसरी कंडीशन इफ एल्स की, या जो दूसरी वाली एल्स वाली कंडीशन है, सॉरी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, ये वाला, यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसके सबमिट के बटन की वैल्यू को एक दफा अपडेट के साथ चेक करना है और दूसरी दफा ऐड डेटा के साथ चेक करना है। दोबारा से ये चीज देख लेते हैं कि ऊपर कैसे किया। यहाँ पर उसी चीज को मैंने किया, सबमिट इंडेक्स जो है उसको चेक किया कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। क्या वैल्यू है, या तो इसके पास ऐड डेटा आएगी या फिर अपडेट आएगी। और हमारे केस में अगर मैंने पेज रिफ्रेश किया है तो इसके पास क्या वैल्यू पड़ी होगी, अगर मैं डायरेक्टली इस पेज पर आई हूं तो इसके पास क्या वैल्यू पड़ी होगी, $_post सबमिट के पास जी क्लास, अगर मैंने ये पेज डायरेक्टली ओपन किया है test1 वाला जिसके ऊपर मेरा फॉर्म लगा हुआ है, तो फिर इस $_post सबमिट के पास क्या वैल्यू पड़ी होगी, ऐड डाटा। ऐड डाटा की मैं ऐड डेटा पड़ी होगी। Result वाला तो add data। ऐड डेटा क्या अपडेट की इक्वल है, नो मैम, नहीं है। तो फिर क्या ये वाला कोड चलेगा, नो। नहीं चलेगा। अब बात की समझ आई है जिनका भी क्वेश्चन था। यस मैम, आ गई। अब मैंने यही काम दूसरे के लिए करना है, मैं क्या करूंगी, इंसर्ट के लिए मैम एल्स में भी लिख सकते हैं, एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एल्स इफ भी कर सकते हैं, एल्स भी कर सकते हैं। और बाकी क्या होगा, ये तो मैंने चेक कर लिया, फिर नीचे वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, कट पेस्ट। कौन से वाला कोड, मैम ये एडिट वाला, इस पोस्ट एडिट नहीं ये नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, अपडेट वाला मैम, अपडेट वाला, सॉरी अपडेट वाला, ठीक है, इंसर्ट वाला करेंगे मैम, इंसर्ट वाला कोड लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट होना ये जो चाहिए। है इसको ही अगर मैं कॉपी करूं, ठीक है, Yes. यहाँ से इधर तक मेरा कोड है। अब क्या चेंजेस और मुझे करने हैं, मैम अपडेट की जगह मतलब यहाँ पे इंसर्ट लिखा जाएगा या ऐड डाटा।
यहाँ पे तो ऐड डेटा ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपडेट वाला ऊपर कोड कर लिया है। इसके अलावा एक तो क्यूरी चेंज करूंगी मैं। इंसर्ट की क्यूरी होगी। जी, क्या होती है इंसर्ट की क्यूरी? मैम इंसर्ट और फिर जो टेबल नेम है वो, फिर आगे सारी वैल्यूज। इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम। क्या टेबल था हमारा? std_data। std $roll, सेकंड वैल्यू ये, थर्ड वैल्यू ये। उसके बाद वैल्यूज, और फिर क्या करना था? इन्हीं वैल्यूज को क्या कर देंगे? हाँ जी, अब ये कर दिया। इसके बाद और क्या चेंजेस करने हैं मुझे इस कोड में? जी क्लास बताएं। क्या चेंजेस करने हैं? ये तो सिंपल मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया, आपने कहा वो करना है, मैंने कर दिया। फिर जी क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा तो भी बताए ना। नो मैम। नो मैम, लगता तो नहीं है। बस इतना इधर ही कोई होगा। चेंज आएगा? हम यहाँ पे आईडी वो लिखेंगे, वो जो अपडेट वाली आईडी। जी क्या आईडी होगी बताएं। मैम वो जो एडिट से गेट करनी है, पोस्ट एडिट से। जो एडिट से गेट करनी है, ठीक है। कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। इसके पास क्यूरी के पास अगर लिख लें $_ किसके थ्रू थी? पोस्ट। और पोस्ट के पास क्या इंडेक्स आ रहा था जो नीचे से हम भेज रहे थे? ये वाला। नेम क्या है? और किस में स्टोर कराएंगे? वेरिएबल नेम जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी को कर देते हैं। ठीक है, और कोई चेंज इसमें? नो मैम। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक आईडी हमें चाहिए थी। आप चेक कर लेते हैं ब्रैकेट्स वगैरह कंप्लीट है। चलो कोई एरर आया तो वहां पर ही देख लेंगे। कोड जो है ये केस में हमारा चलेगा जब अपडेट वैल्यू होगी, और दूसरे वाला ऐड डेटा के केस में चलना चाहिए। ठीक है, नीचे भी देख लेते हैं। ये मल्टीपार्ट, ये रोल नंबर, और ये ओके। यहाँ पर ये ठीक हो गया। जी लोकल होस्ट, और ये था एक पेज, और दूसरा क्या था जहां पर हमारा फॉर्म शो हो रहा था। ठीक है, डायरेक्टली ओपन करने से क्या आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। डायरेक्टली ओपन करने से हमारी ये test1.php का था,
ये पेज था, ठीक है। डायरेक्टली ओपन करने से इनपुट फील्ड एम्प्टी आई और ऐड डेटा आया। अब कोई वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेटा इंसर्ट हो गया। और अगर मैंने इसको ही अपडेट वाली साइड से करूं, जहां पर फील्ड्स भी एम्प्टी आ गया, बटन भी आ गया है। ओह सॉरी, इमेज नहीं सिलेक्ट की मैंने। क्या था, ये दोनों चीजें इस नेम को कर देते हैं और इमेज ब्राउज कर लेते हैं। डेटा अपडेट हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि ये हमारा अपडेट हुआ है एक्चुअल या नहीं हुआ। दोनों वैल्यूज आप लोगों ने देख ली हैं, क्या वैल्यूज शो हुई हैं। प्रोजेक्ट हमारा था ये साइड ही, टेबल हमारा था स्टूडेंट डेटा का, ये एक जो ये मैंने न्यू रो इंसर्ट की थी ये वो आ गई है, ठीक है। और अपडेट किस में किया था, फर्स्ट वाले में, ये देखें अपडेट होके आ गया। क्लियर है सबको? जी क्लास। यस मैम। अच्छा वापस चलते हैं, ये हमारी कोड वाली बॉडी। यहाँ पर ये काम जी चैट में, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये चीजें जो है ऐड और उससे रिलेटेड थी, सिंपल क्यूरी की बेस के ऊपर की हैं। अभी तक जो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूरी लिख रहे हैं अपने कोड के अंदर और इस क्यूरी को फिर क्या कर रहे हैं, आगे पास कर रहे हैं। ये क्यूरी जाएगी डेटाबेस हमारे सर्वर पे, डेटाबेस में वहां पर जाके रन होगी, कुछ आउटपुट आएगी और वो आउटपुट जो है वो वापस भेजी जाएगी इधर हमारी स्क्रीन पर। अब ये काम जो है, इसी काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट, थोड़ा एफिशिएंट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। वो काम हम कैसे करेंगे, जब हम लोग चाहते हैं कि हमने यहाँ पर जो काम किया थोड़ा फास्ट और एफिशिएंट हो, हम स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करते हैं, ठीक। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो सेट ऑफ क्यूरीज होती हैं, एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं जो कि डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में क्या चीज आ जाती है, जिसमें हम अपडेट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। यानी जो हमारी डेटाबेस का स्टेटस है हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम उस अपनी डेटाबेस के अंदर कोई चीज इंसर्ट में भी क्या करो तो आप चेंज ही कर रहे हो ना, डिलीट कर में भी क्या है, आप अपनी उसमें कोई चेंजेस ला रहे हो। तो यहाँ पर ये काम सेट ऑफ क्यूरीज के थ्रू हो रहा है, जो कि क्या है, रूटीन्स है, पहले से बनी हुई है, ठीक। और यहाँ पर ये क्यूरीज हम एक दफा इनको चला देते हैं, फिर इनको सिंपली कॉल करना होता है। अगर आप लोगों ने जिस तरह से सी या दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी है डेटा स्ट्रक्चर में भी, आप लोगों को माइंड पे है कि आप क्या कोई फंक्शंस होते हैं उनको यूज करते हो। हमारे केस में क्या हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे यहाँ पर पीएचपी के, कुछ सिंपल फंक्शंस हमने पढ़े थे। उन सिंपल फंक्शंस को अगर आप देखो तो उसमें हम क्या करते थे, हम उनको जो हमें फंक्शन चाहिए होता हम उसको यूज कर लेते थे। स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है कि स्टोर प्रोसीजर जो है वो कहाँ पर बनता है, डेटाबेस में बनता है, सर्वर पे हमने उसको बना दिया, ठीक है, जो हमारी डेटाबेस के अंदर, और उसको हमने